मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों के लिए बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विषय में सस्पेंशन सिस्टम के बारे में अध्ययन करूँ। सस्पेंशन क्या है? देखिए, मोटे तौर पर सस्पेंशन प्रणाली दो चीज़ों से बनी होती है, कमानी और डैम्पर। सड़क पर चलते वक्त वाहन के जो खड्डे या उभार की वजह से धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं, उनकी ऊर्जा को कमानी में कंपन पैदा होती है और ये कंपन डैम्पर द्वारा एक उचित सीमा के भीतर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। इस प्रकार के डैम्पर को आमतौर पर शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या हुआ? गाड़ी के पिंड को, बैठी हुई सवारियों को सड़क के धक्कों झटकों से बचाने का जो काम करता है और गाड़ी के वजन को सहन करने का जो काम करता है वो सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या है? देखिए, सस्पेंशन सिस्टम सड़क के धक्कों को गाड़ी के अन्य हिस्सों तक, पुर्जों तक पहुंचने से रोकता है और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को सड़क के धक्के लगने से बचाता है। या गाड़ी में कोई सामान रखा है, लोडिंग व्हीकल है, तो उसके सामान को धक्कों से बचाता है। और ये सस्पेंशन सिस्टम एब्जॉर्बिंग और डैम्पिंग से करता है। शॉक जो होते हैं, झटके जो होते हैं, उनको पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको डैम्पिंग कर लेता है, डाई आउट कर लेता है। यानी वो झटके उतने ही वापस वाहन की बॉडी के साथ पहुँचाता नहीं है। तीसरा इसका काम है, ये जो स्प्रंग वेट होता है व्हीकल का, उसको सपोर्ट करता है, वेट को सपोर्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका कि चलते समय गाड़ी का जो पिचिंग और रोलिंग के दौरान जो गाड़ी की पिचिंग होती है तो उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी स्थायित्व प्रोवाइड कराता है, और जिससे व्हीकल की हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। आसानी से ड्राइवर व्हीकल को ड्राइव करके ले जा सकता है। अब आता है सस्पेंशन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। सस्पेंशन प्रणाली बेसिकली दो तरह की है, रिजिड और इंडिपेंडेंट। पहले चित्र में आपने देखा, रिजिड सस्पेंशन में एक रिजिड एक्सल लगा हुआ है जो पहले दो पहियों के बीच में लगता है, रिजिड एक्सल। ये एक्सल दोनों पहियों को जोड़ने का काम करता है और इसके बीच में देख रहे हैं आप स्प्रिंग सीट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कोयल स्प्रिंग्स लगती हैं। अब इस रिजिड सस्पेंशन में क्या होता है, यदि कोई एक पहिया खड्डे में जाता है तो चूंकि एक्सल एक ही जुड़ा हुआ है, उसका असर दूसरे पहिए तक भी पहुंचता है। ये आजकल काम में कम लिया जाता है क्योंकि इससे एक पहिए की वजह से आगे की पूरा व्हीकल झटके खाता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में ही लगाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं मैकफरसन प्रकार की इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। इसमें पिछले पहिए पर अपर और लोअर मैकफरसन आर्म के बीच में कोयल स्प्रिंग लगी हुई है। तो जब झटके या खड्डे की वजह से लेफ्ट या राइट कोई भी पहिया, जैसे लेफ्ट पहिया है, ये खड्डे में जाता है तो इस स्प्रिंग की वजह से यहीं पर ये शॉक एब्जॉर्बिंग हो जाती है और रिजिड एक्सल नहीं होने की वजह से इस पहिए के झटके दूसरे पहिए तक नहीं पहुंचते हैं। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का फ़ायदा है। यहाँ इंडिविजुअली अलग अलग व्हील पर अपना अपना खुद का सस्पेंशन सिस्टम होता है, दूसरे पहिए से डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। आगे आप देख रहे हैं कोयल स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग जैसा कि आप जानते हैं राउंड स्पायरल शेप में होती है और ये स्प्रिंग या तो कंप्रेशन में काम करती है या टेंशन में काम करती है, डिपेंड करता है किस तरह की बनाई हुई है। यदि क्लोज कोयल है तो ये टेंसाइल में काम करे, खींचेगी, और यदि क्लोज कोयल नहीं है, दूर है, तो ये कंप्रेशन में काम करेगी। तो ये क्लोज कोयल है, ये कंप्रेशन में ज़्यादा अच्छा काम करती है। और यदि ज़्यादा वज़न लग रहा हो इस कोयल पर तो ये क्या होती है, कंप्रेशन के साथ साथ शियरिंग करने की कोशिश करती है। साइड में जब इसकी डिफ्लेक्शन होता है व्हीकल का या वजन का, तो इनमें शियरिंग भी प्रारंभ होती है। तो एक लिमिट से ज़्यादा ये शियरिंग फोर्स को सहन नहीं कर पाती है। ऐसे में क्या करते हैं, इनको हेल्पिंग स्प्रिंग्स इनके बीच में एक और लगा देती हैं, जिसका डायमीटर, हेल्पिंग स्प्रिंग का डायमीटर कम होता है और उस स्प्रिंग की जो वायर डाया है वो भी कम होता है। हेल्पिंग स्प्रिंग लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि ये स्प्रिंग मेन स्प्रिंग को साइड में डिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, शियरिंग नहीं होने देती हैं, जिससे ये स्प्रिंग
आसानी से कंप्रेसिव फोर्स सहन कर लेती है। अब क्या होता है इन स्प्रिंग्स में, जब ये कंप्रेस होती हैं, सड़क पे मान लीजिए पहिया खड्डे में गया तो ये स्प्रिंग एक्सपेंड होंगी, ये एक लिमिट तक एक्सपेंड होंगे और उसके बाद में ये वापस कंप्रेस होकर के अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। तो ये स्प्रिंग ऊपर नीचे होकर के उस पूरे झटके को अपने अंदर ले करके पहले एब्जॉर्ब करती है और फिर इसको डाई आउट करती है, डैम्पिंग कर देती है। तो झटका जो था वो पूरी तरह से ऊपर बॉडी में बैठे पैसेंजर को और वो व्हीकल पार्ट्स को नहीं पहुंच पाता। इससे अगले प्रकार की है लीफ स्प्रिंग। लीफ जैसे पत्ती होती है, आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये अगले या पिछले दोनों प्रकार के पहियों में लगा सकते हैं। हैवी व्हीकल्स के अंदर जब ज़्यादा लोड होता है उसमें ये लीफ स्प्रिंग जरूर लगाई जाती है। लीफ स्प्रिंग में बहुत सारी पत्तियों को क्लिप की सहायता से, स्टील की क्लिप होती है, स्ट्रैप होती है, उसकी सहायता से जोड़ के रखते हैं। जैसे इस चित्र में रियर एक्सल दिखाया हुआ है, रियर एक्सल के साथ एक यू बोल्ट लगा है। ये यू बोल्ट सारी पत्तियों को एक्सल के साथ आपस में जोड़ के रखा हुआ है और इन पत्तियों को एक से दूसरी के साथ जोड़ने के लिए क्लिप लगी हुई है। इनमें सबसे बड़ी जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसको मास्टर लीफ कहते हैं और इस मास्टर लीफ को एक तरफ रबर के बुश लगा करके फ्रेम के साथ जोड़ देते हैं, फ्रेम के जो साइड मेंबर है उससे, और दूसरी तरफ साइकिल से जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब झटका लगता है तो मेन स्प्रिंग की जो लंबाई है वो कम ज़्यादा होती है, तो ये साइकिल उसको प्रोवाइड कराता है। दोनों तरफ फर्म जॉइंट होने से क्या होगा, लंबाई बढ़ नहीं पाएगी। तो ये लीफ स्प्रिंग ज़्यादातर हैवी लोड के काम में आती है। अगला है टॉर्जन बार। देखिए टॉर्जन बार एक ट्विस्ट टाइप स्प्रिंग है। इसको जब ट्विस्ट किया जाता है तो ये अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और फिर वापस ये एनर्जी को रिलीज करता है। तो देखिए टॉर्जन बार को फ्रेम के साथ जोड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये टॉर्जन बार बियरिंग पे सपोर्टेड है। इस बियरिंग पर व्हील की जो आर्म है वो लगी हुई है और व्हील आर्म है वो एक्सल केसिंग के साथ जुड़ी हुई है और एक्सल केसिंग के बाहर व्हील लगा हुआ होता है। तो जब सड़क के खड्डों की वजह से व्हील ऊपर नीचे होता है तो एक्सल की केसिंग ऊपर नीचे होगी, उससे ये व्हील की जो आर्म है ये भी ऊपर नीचे होती है, बट ये बेयरिंग की सहायता से टॉर्जन बार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ जब ये आर्म ऊपर नीचे होगी तो टॉर्जन बार में टॉर्जन पैदा होता है, ट्विस्ट होती है ये, और जैसे ही टायर गड्ढा ऊपर नीचे जो आता है उससे टायर जब फ्लैट सरफेस पे आता है तो टॉर्जन बार वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये टॉर्जन बार भी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैम्पिंग सहन नहीं कर पाती है और आमतौर पे इसको पिछले पहियों में लगाते हैं, क्योंकि आगे पहियों के बीच में लगाने में स्टीयरिंग सिस्टम, लिंकेज सिस्टम सारे होते हैं, तो उसमें स्पेस कम होने की वजह से ये वहाँ पर कम लगाया जाता है। अगला है एयर सस्पेंशन। देखिए एयर सस्पेंशन में क्या है, अभी तक आपने देखा कि ये जो कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन था, इस स्टील की स्प्रिंग की बजाय यदि एयर की स्प्रिंग लगा दी जाए तो एयर स्प्रिंग में क्या होता है, हवा भरी हुई होती है और एयर स्प्रिंग में जो हवा है वो कंप्रेसिबल है। तो जैसे ही सड़क के खड्डों की वजह से टायर ऊपर उठता है तो ये स्प्रिंग दब जाती है, इसके अंदर जो एयर है ये ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। कभी कभी एयर प्रेशर बढ़ने से क्या करते हैं, इस एयर प्रेशर को एक कंट्रोल वाल्व होता है जो प्रेशर बढ़ते ही उसको बाहर निकाल। देखिए इस चित्र में जैसे दिखाया गया है, स्विंग आर्म लगी हुई है फ्रेम के साथ और दूसरी तरफ एयर स्प्रिंग है वो फ्रेम और स्विंग आर्म के साथ लगी है। जब सड़क के ऊबड़ खाबड़पन की वजह से पहिया ऊपर या नीचे होता है तो स्विंग आर्म ऊपर या नीचे होती है। स्विंग आर्म के ऊपर होने से एयर स्प्रिंग दबती है और स्विंग आर्म के नीचे होने से एयर स्प्रिंग एक्सपेंड होती है। तो इससे क्या होता है, झटके जो है सड़क के टायर की वजह से वो फ्रेम तक ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और वाहन आसानी से चलता है। यहाँ एयर स्प्रिंग में जो एयर है वो वास्तव में इंजन की पावर से एनवायरनमेंट की एयर को कंप्रेसर अपने अंदर लेके कंप्रेस करके रखता है और फिर इस एक पासेज लाइन के थ्रू एक कंट्रोल वाल होता है, वो देखता है कि किस पहिए के अंदर ऊबड़ खाबड़पन की वजह से किस एयर स्प्रिंग में हवा की मात्रा कम या ज़्यादा हो गई है। कंट्रोल वाल है वही चारों पहियों को अलग अलग जो एयर स्प्रिंग लगी होती है उनको हवा सप्लाई करता है और उनको कंट्रोल करता है। हवा यदि कंप्रेशन की वजह से ज़्यादा हो गई है तो वो एनवायरनमेंट में इसकी एयर को रिलीज़ कर देता है और जैसे ही ये टायर अपनी फ्लैट सरफेस पे आता है तो कंट्रोल वाल्व चूँकि इसमें प्रेशर कम हो गया है एयर स्प्रिंग में, तो फिर से एयर इसके अंदर प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से ये चल रहा होता है। एयर स्प्रिंग में फ़ायदा ये है कि ये वज़न थोड़ा इसका कम हो जाता है, कोयल स्प्रिंग की तुलना में एयर स्प्रिंग ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल वाल्व चारों ही पहियों को एयर की सप्लाई और उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अगला सिस्टम है रबर सस्पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ये एयर स्प्रिंग लगी हुई है इसकी बजाय रबर की स्प्रिंग लगी हुई होती है। जैसा चित्र में दिख रहा है, यहाँ स्टील के बजाय रबर की स्प्रिंग लगी है। ऊपर जो आप देख रहे हैं एक
शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है, आपको ध्यान हो तो बीच में एक वर्टिकल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर व्हीकल जहाँ बॉडी से जुड़ा है वहाँ पर रबर की कई स्प्रिंग्स एक साथ लगी हुई है। रबर क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाता है पर यूनिट मास दूसरे किसी भी मटेरियल की तुलना में। तो समान वेट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कम वजन की स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग काम में आ सकती है, जिससे व्हीकल का ओवरऑल वेट कम हो सकता है। और वाहन में रबर स्प्रिंग लगाकर इसमें स्टील इन्फोर्समेंट के साथ बनाया जाता है। जो ये लगी होती हैं रबर स्प्रिंग, इनमें स्टील का एनफोर्समेंट होता है। तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम्स।